नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार आगे बढ़ाते हुए साइंस के 11वें अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं और इस 11वें अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं जंतु और पादप में परिवहन। दोस्तों, ये एनसीईआरटी के कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है और इसे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि सभी जीवों में जीवित रहने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव है? चित्र में देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र हैं। क्या इस अध्याय में पादप और जंतुओं के पदार्थों के परिवहन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। वह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एवं द्रव है। रक्त एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। देखिए, ये परिसंचरण तंत्र के बारे में दिया हुआ है। इसमें नीले और लाल कलर से पूरे शरीर में परिसंचरण तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र दिख रहा है। इस पूरे सेक्शन को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। मतलब हमारे रक्त में अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त जो है वो कैसे प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त जो है वो नीले में है और लाल रक्त जो है वो सामने। तो इनमें क्या है, धमनियां लाल रंग से तथा शिराएं नीले रंग से प्रदर्शित की गई हैं। अब क्या होती हैं धमनी और शिराएं, हम आगे देखते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बहुत से लोग ये जानते हैं कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? अपन जानते हैं उसमें क्या होता है भाई, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अब इसे बहुत अच्छे से अपन कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुनिए। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के विभिन्न अंगों में अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। देखिए, मैंने अभी कहा था ना, हीमोग्लोबिन का क्या काम है। हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में बहुत सारा काम है और यही क्या होता है, लाल कलर का होता है। ये हमारे शरीर में खून की कमी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं पहुंच पाता। और ये हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन सभी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। रक्त के अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC यानी वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक कौन बनाता है? एंटीबॉडीज जो बनाते हैं वो WBC बनाते हैं, वाइट ब्लड सेल बनाते हैं। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जो हैं वो अपने कोशिकाओं में होते हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो क्या होते हैं, एंटीबायोटिक जनरेट करने का काम करते हैं, यानी रोगाणु को प्रतिरोधक क्षमता जो है वो WBC के कारण जनरेट होती है। बूजो खेलते समय गिर गया, उसके घुटनों में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त आने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। काटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का धक्का जम गया था। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का धक्का जम गया था। यह देखकर बूजो कुछ परेशान हो गया। रक्त का धक्का बन जाना एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टी काड़ू यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है उस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, WBC होता है और फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को जो एक्स्ट्रा पावर है वो प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हमारे उसको लग गया, अब चोट लगने पर अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो खून क्या होगा, लगातार रिसता रहेगा और ऐसे में हमारे शरीर में खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
तो बॉडी थोड़ी हमारे बॉडी में जो पाए जाने वाले प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं, उस जगह को उस जगह पर जाकर जम जाते हैं, और जमने के कारण उसमें से क्या होता है, ब्लड आना बंद हो जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं, जो ब्लड का थक्का जमाते हैं उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है। WBC क्या करता है, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक जनरेट करता है। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल हैं वो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, WBC पढ़ा और प्लेटलेट्स पढ़ लिया है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर से उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियां, अब रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, फेफड़े फूल जाते हैं और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में कर देता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर ऑक्सीजन का हम तो नॉर्मल वायु अंदर लेते हैं, पर शरीर के अंदर फेफड़ों में जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर पहुंचती है उसका ही सिर्फ क्या कर लिया जाता है, दोहन किया जाता है, उसका यूटिलाइज किया जाता है। बाकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बॉडी का जो सिस्टम है वो ऑक्सीजन अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है और जो मतलब एक्स्ट्रा एयर है वो सारी क्या हो जाती है, रिमूव कर दी जाती है। ये चीज़ अपन ने पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको एक रिव्यू दे रहा था। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। अब जो रक्त है वो वापस कहाँ पहुँचा जाता है, रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से ये फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है, इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं जिन्हें धमनी और शिरा कहते हैं। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं। जो धमनियां हैं वो क्या करती हैं, शरीर के सभी भागों तक क्या करती हैं, रक्त को लेकर जाती हैं। अब अभी अपन ने ऊपर जो देखा था, एक बार ऊपर और आते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या देखा था, धमनी और शिराएं देखी थी। अब जो धमनियां हैं वो क्या हैं, किस कलर की हैं, रेड कलर की हैं, और जो शिराएं हैं वो किस कलर की हैं, ब्लू कलर की हैं। अब ये समझ में आपको आएगा, तो अब अपन अब शुरू करते हैं। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। धमनियों का कलर क्या था, रेड। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्ति दीवारें मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। मतलब जो है वो जो ब्लड है वो बहुत मोटी, मतलब सेल से होता हुआ जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुलियों को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन गति महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितने बार स्पंदन होता है। देखिए जो डॉक्टर हैं वो कुछ इस तरीके से ही अपने शरीर का ये चेक करते हैं कि कितनी हमारी पल्स चल रही है, और उससे हमें उनको ये समझ में आता है कि अगर बंदे को बुखार है तो उस समय क्या होगा कि उसकी बॉडी के मतलब जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जनरेट होंगे और अपने बॉडी का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा तेजी से चलेगा। गर्मी होने के कारण वो सिस्टम ज़्यादा वर्क करेगा। तो नॉर्मल से तेज चलने पर डॉक्टर को ये समझ में आता है कि बंदे को बुखार है। बट नॉर्मल स्थिति में क्या होता है कि ये लपडप की स्थिति बनी रहती है और ये जो है उसमें स्पंदन दिखाई देता है, मतलब महसूस होता है। कलाई में नाड़ी स्पंदन का अनुभव आप भी करिएगा। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है और विश्राम अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्पंदन की दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। मतलब हम जब इसे हाथ लगाएंगे और 60 सेकंड तक अगर इसे काउंट करेंगे तब इसकी स्थिति क्या होगी, 72 to 80 होगी नॉर्मल पर्सन पर। मतलब या तो 72 या 80 के बीच में ही किसी का होगा, हो सकता है 70 हो सकता है 80 हो। तो ये क्या है, मिलकर ऑलमोस्ट एवरेज संख्या है, तो ये हो सकती है एक नॉर्मल
सामान्य व्यक्ति में। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए। 11.1 में देखिए, आप अपने दोस्त का नाम लिखिए और उसका स्पंदन लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि एवरेज नॉर्मली कितना आता है। सबका 70, 72, 75 इसी के बीच में आता है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। फिर से समझना, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस ले जाती हैं। अब धमनियों ने क्या किया, ये धमनियां अंदर की तरफ होती हैं, थोड़ा मोटी होती हैं क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या करती है, शरीर के सारे अंगों को क्या करती हैं, क्या पहुंचाती हैं, ब्लड पहुंचाती हैं। अब जो शिराएं हैं वो शिराएं क्या करती हैं, अब जो शरीर ने जो पूरा ऑक्सीजन लिया, अब शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद, कोशिकाएं ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगी। अब रिलीज करने के बाद वो कहाँ जाएंगी, उसको भी बाहर करने के लिए शरीर की जो शिराएं हैं वो काम करती हैं और वो पूरी ऑक्सीजन को पूरा लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है और फेफड़े क्या करते हैं, उसे बाहर छोड़ देते हैं। शिराओं की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है और शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं, आइए इसको भी दिखाऊंगा मैं, परिसंचरण तंत्र व्यवस्था में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित कर देते हैं। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। मैं चित्र 11.3 देखकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनियां सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती हैं। पहली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनियां हृदय से रक्त को ले जाती हैं, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती हैं। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। ठीक है, तो फुफ्फुस शिरा जो है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को कहाँ ले जाती हैं, फेफड़ों से हृदय में, मतलब फेफड़ों से हृदय तक जो है वो फुफ्फुस शिराएं लेकर जाती हैं। लेकिन फुफ्फुस धमनियां हृदय से क्या करती हैं, ये देखिए, फुफ्फुस धमनियां हृदय से रक्त को लेके जाती हैं। तो यहाँ पर हृदय से रक्त को कौन लेकर जा रहा है, धमनियां, और यहाँ पर जो शिराएं हैं वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से हृदय में ले जा रही हैं। तो फेफड़ों से कौन लेकर जा रहा है, फुफ्फुस शिराएं, मतलब जो फेफड़ों की शिराएं हैं वो क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाती हैं और फिर हृदय से धमनियां शुद्ध रक्त को लेकर सब जगह जाती हैं। अशुद्ध रक्त जो है वो शिराओं से होता हुआ वापस हृदय में आता है और ऐसे ही यहाँ पर काम चलता है। इसके बारे में देखिए, अब हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पे ये फेफड़े हैं, ठीक है, इन हिस्सों को फेफड़े बताया हुआ है, इधर पे कर देते हैं। ये फेफड़े हैं, इन फेफड़ों से क्या हुआ, फुफ्फुस शिराएं। अब यहाँ से क्या हुआ, शिराओं से ब्लड अंदर आया। किससे आया, शिराओं से ब्लड अंदर आया। ब्लड के साथ क्या अंदर आया, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन। अब यहाँ से ऑक्सीजन हृदय में आ गई, ठीक है। हृदय में आने के बाद अब क्या हुआ कि यहाँ से धमनियों ने शुद्ध रक्त लेकर जाना शुरू किया और धमनियों से कहाँ पहुँचा, ये कोशिकाओं में पहुँचा। और सॉरी, यहाँ से एक मिनट फिर से बताते हैं। ये यहाँ से क्या हुआ, हृदय में अंदर आया, फिर हृदय से क्या हुआ, ये यहाँ से होता हुआ ये वापस पहुँचा और फिर धमनियों से वापस पहुँचा हृदय में और फिर ये यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में अपन समझ गए। आइए हृदय के बारे में जानते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और ये निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय बक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। अपनी अंगुलियों की भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए और आपके हृदय की आमाप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बढ़ जाता है। ऊपर 2 कक्ष जिन्हें आलिंद कहते हैं और नीचे के 2 कक्षों को निलय कहते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार की ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परिसंचरण परस्पर मिलने नहीं देती। मतलब ये कि कक्षों के बीच का जो विभाजन दीवार है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का परस्पर मिलान नहीं होने देती। पहेली सोच रही है कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है और किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र में हृदय की दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण करें। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय के फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। देखिए, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। रक्त के 4 भाग यहाँ से डिवाइड करें। इसमें अपन ने इसको किस तरीके से दिखाया हुआ है, मानव हृदय, है ना। देखते हैं। ये जो नीचे का हिस्सा है ना, इधर पे इस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, दायां निलय। मतलब इसको अगर इस तरीके से रखें तो इसका ये हृदय का दायां कक्ष, दायां निलय। इस तरफ अगर जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ ही अपन चल रहे हैं, दायां आलिंद और दायां निलय। मतलब ये कक्ष को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये हो गए आलिंद और ये निलय। अरे रुको यार, 1 मिनट। देखो, ये हो गया आपका नीचे 2 कक्ष डिवाइड हुए जिन्हें दायां निलय और ये बायां निलय, ठीक है। और ऊपर के तरफ जो डिवाइड हुए दायां आलिंद और बायां आलिंद, ठीक है। इस तरीके से ये कक्षों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में। आलिंद के 2 पार्ट है निलय के, नीचे की तरफ निलय होता है, ऊपर की तरफ आलिंद होता है, ठीक है। अब इसके बीच में जो सेपरेशन है यहाँ पर क्या होता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसी के कारण लपडप की आवाज़ आती है। जो हमारा दिल धक धक करता है वो कहाँ से करता है, इस पोर्शन पर कंटिन्यूसली ब्लड्स के ड्रॉप्स होने पर के कारण करता है। कक्षों के बीच का विभाजन, ये जो विभाजन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कट है ना, सेपरेशन है, कक्षों के बीच का विभाजन। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, फुफ्फुस सिरा और ये रहा फुफ्फुस धमनियाँ। अब अपन को क्या पढ़ा था अपन ने, कहाँ से अपने ये महाधमनियाँ हैं और ये महाशिरा, जहाँ से हृदय जाता है। यहाँ से धमनियों से अपन हृदय शुद्ध रक्त लेते हैं और शिराओं से अशुद्ध रक्त अंदर की ओर आता है, ठीक है। अपन अंदर की ओर अशुद्ध रक्त लेते हैं, उसको शुद्ध करते हैं और फिर महाधमनियों से बाहर निकाल देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो शुद्ध रक्त है वो यहाँ पर फेफड़ों से अंदर जाता है और यहाँ से बाहर हो जाता है, और ये प्रक्रम जो है लगातार चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। हृदय स्पंद। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं और ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलाकर हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट कहलाती हैं। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण में होता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों यानी धड़कनों को आप महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसके एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। इससे आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्रियों से स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाते हैं। क्रियाकलाप 11.2। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास का कोई कीप लीजिए और कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी
को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली यानी गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से इसे कस दीजिए। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को अपने कान के पास रखिए। कीप के मुंह को अपने वक्ष के हृदय पर निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित, देखो इसने कैसे बनाया, ये एक्चुअली क्या है, ये स्टेथोस्कोप, और उसने जो बनाया वो कैसा बनाया, इसने इधर पे एक कीप ले लिया, उस पर वो लगा दिया, बलून लगा दिया, नीचे की तरफ पाइप से उसने रखा और ये नीचे वाले साइड को खाली छोड़ा जिससे उसने सुनने के लिए रखा है। स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है। यह ध्वनि हृदय स्पंदों की है। आपको हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन की तथा नाड़ी स्पंदन की दर सारणी 11.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। मतलब प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनियों में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद की दर को बताता है। मतलब जो हृदय है वो धमनियों में क्या करता है, हर स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। जब वहाँ पे जो लब डब की आवाज़ आती है वो क्या करती है, वो अपन को यहाँ पे धमनियों में सुनाई देती है। सारणी में हृदय स्पंदन की गति को नापे, विश्राम की अवस्था में या दौड़ने की अवस्था में। तो ये क्रियाकलाप है जिसे करके देखिएगा। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार का जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई। बूझो जानना चाहता है तो यहाँ पे क्या चीज आपको मिली? रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी? विलियम हार्वे। कब करी? विलियम हार्वे का समय था 1578 से 1657 के बीच में करी। ये क्या थे? एक अंग्रेज थे, एक चिकित्सक थे, और इनने किस चीज की खोज करी? रक्त परिसंचरण। विलियम हार्वे ने क्या किया? रक्त परिसंचरण की खोज करी। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जाल में वे रहते हैं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। जब ये जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। आइए हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ऑक्सीजन के विषय में अध्ययन करें। और आगे चलते हैं विषय में, जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर के बाहर निकाली जाती है। और यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचयित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम ये मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं तथा उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है और यह व्यवस्था वक्र यानी कि गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इससे उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं और उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं।
वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं और मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों में छिद्रों से रिसकर पानी उनको बाहरी सतह पर आ जाता है और जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इससे पहले अभी अपन ने जो पढ़ा उसमें देखिए जो पूरा मानव उत्सर्जन तंत्र है ब्लड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये जो धमनियाँ हैं, है ना, ये शिराएं हैं, ये धमनियां हैं, तो इनमें क्या हुआ, ये अंदर के ये वक्र अपन को मेन यहाँ पढ़ना, ये वक्र है जहाँ से क्या होता है मूत्र का जो ब्लड है वो ब्लड यहाँ पर अपना जो अपशिष्ट पदार्थ है यहाँ पे छोड़ते हैं और अपना जो क्लियरेंस है उसको साफ जो ब्लड है वो वापस यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, आगे बढ़ा जाता है और यहाँ पर उनका अवशोषण होता है। जो खराब चीज़ें हैं उनको निकाल दिया जाता है और उससे जो प्योरिटीज़ है उसको वापस शरीर में रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर मूत्र वाहिनी लगी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। इन मूत्र वाहिनियों से ये ब्लड जो है कहाँ पहुँचता है, मूत्राशय में पहुँचता है। यहाँ पर एक ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर में क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है और जब ये एक लिमिट को क्रॉस करने लगता है तो उस समय हमको क्या लगता है, एहसास होता है कि हमें मूत्र करने की आवश्यकता है, इसलिए ये मूत्र रंध्र के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर कर दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के वक्र काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान कर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपोहन यानी डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस के का क्या कहलाता है, बहुत से आप लोगों को आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो है वो अपने शरीर का डायलिसिस कराते हैं। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें उसके अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त को निकाला जाता है, मतलब छान लिया जाता है और जो अशुद्धियां हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं। पर ये जो प्रक्रिया होती है वो कृत्रिम तरीके से होती है और किसी कृत्रिम तरीके से इस प्रकार की विधि को करना डायलिसिस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि पौधे यानी पादप अपनी जड़ों यानी मूलों द्वारा प्रमदा से जल और खनिज पोषक का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है और जो जीव हैं तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा उन्मुक्त होती है।
कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग सॉरी पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूल जड़ों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। मूलों में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों तथा जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादप में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? बूझों का विचार है कि शायद पादप के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा के जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होते हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं के वह भाग होता है जो किसी जीव के किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होते हैं उसे जाइलम यानी दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों यानी नालियों की सतह जाल बनाता है जो मूलों के तनों तथा शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन का पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है और यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम यानी पोषवाह कहते हैं। इस देखिए यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, जाइलम यानी दारू और ये मूल रोम है। देखो यहाँ ये मूल रोम है। इस मूल रोम से ये जो है वो अपने मतलब जो जितना भी पोषक है वो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है। जाइलम के द्वारा क्या होता है, ये पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाता है और फ्लोएम के द्वारा सभी जगह पहुँचाया जाता है। तो ये एक जल और खनिजों का परिवहन है मूल के एक भाग में और बी किसी वृक्ष में। देखो इसमें वृक्ष में जाइलम के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ही जाना है। आगे बढ़ते हैं। पहेली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जी सूख गई हो तो उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है और वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। क्रियाकलाप 11.3। बड़ी साइज का एक आलू लीजिए और उसके ऊपरी छिलके को उतार लीजिए। उसके एक सिरे को काट कर चपटा आधा बना लीजिए और दूसरे सिरे में एक गहरी खोखली गुहा बनाइए। गुहा को शक्कर के घोल से आधे घंटे तक भर लीजिए। अब आलू में एक पिन घुसाकर घोल के स्तर को चिन्हित कर लीजिए। आलू को जलयुक्त किसी बीकर में रख दीजिए और यह सुनिश्चित कर लें कि बीकर में जल का स्तर पिन के स्तर से नीचे रहे। इस व्यवस्था को कुछ घंटों तक ऐसे ही रखा रहने दें। आप पाएंगे कि आलू की गुहा में शक्कर के घोल का स्तर बढ़ गया। आलू के भीतर जल कैसे चला गया? अल्प दूरी तक जल एक कोशिकाओं से दूसरी में जा सकता है। इसी प्रकार मृदा से जल मूलों की जाइलम वाहिकाओं में आ जाता है। ये देखो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। देखो क्या कहा है मैंने, एक पॉट ले लो, उसमें एक आलू ले लो, उसमें गड्ढा कर दो, अंदर गड्ढा करने के बाद उसमें आधा क्या कर दो, शक्कर भर दो। शक्कर भरने के बाद अब आप जब देखोगे और यहाँ पर क्या कर दो, पिन से सेट कर दो, ठीक है, ताकि वो क्या है ऊपर नीचे ना हो, लेकिन नीचे वाले हिस्से में आधा डुबाना है, उससे नीचे वाले नहीं जाना है। तो अब क्या देखोगे आप कि यहाँ पर क्या है, शुगर लेवल बढ़ गया है ना। यहाँ पर शक्कर का लेवल जो था पहले कम था, बढ़ गया। कारण क्या है कि इसने पानी को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, इसीलिए यहाँ पर उसका लेवल बढ़ गया। वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्वों और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की
सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसक अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित हो जाता है। बूझो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकालते हैं। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूसक करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा, इसका एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सुन लीजिए, आपने यहाँ पे क्या सीखा। अधिकांश जंतुओं के शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है और यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। ठीक है, मतलब शरीर से जो रक्त है वो क्या करता है, भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है और शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, उत्सर्जन के लिए बाहर निकालता है। दूसरा, परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। परिसंचरण तंत्र में कौन होता है, हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय जो है वो पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी और श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC और पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है और इसे हृदय का स्पंदन कहते हैं। धमनियां हृदय में शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त ले जाती हैं। तो हम धमनियां क्या करती हैं, हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त लेकर जाती हैं और शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लेकर आती हैं। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क यानी गुर्दे, 2 मूत्र वाहिनियां, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल में सफेद श्वेत पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट तथा छिपकली अर्ध घन यानी सेमी सॉलिड के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा में अवशोषित होते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। जल और पोषक तत्व पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहक ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। मतलब जो अवशोषित करा, मतलब जड़ों ने, पादप मूलों ने जो जल और पोषक तत्व अवशोषित करा वो पूरे पौधे में कौन लेके जाता है, जाइलम। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम नामक संवहक ऊतक पूरे के द्वारा होता है। तो ये क्या करता है, जल और पोषक तत्व लेकर सभी जगह जाता है और फ्लोएम जो है वो सभी जगह तक क्या लेकर जाता है, भोजन, उनके लिए भोजन का परिवहन करता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन का कारण एक चूसक बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल आकर्षित खींचकर तने और पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारे जो हैं हमने यहाँ पर क्रियाकलाप करे। आइए क्या जानते हैं हम इसके बारे में बताते हैं। रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है तो यदि उसके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं होता है तो इसकी आपूर्ति करने का मात्र एक ही तरीका है, रक्तदान। करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए रक्त का दान। रक्त की सामान्यतः आपूर्ति कम होती है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यद्यपि रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती और ना ही इसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों एक निवेदन है कि ज़रूरतमंद को रक्त की आवश्यकता हो तो आप कभी भी पीछे ना हटें। और अगर समाज के कल्याण के लिए अगर आपको थोड़ा सा अगर कष्ट उठाना पड़ता है तो दोस्तों ऐसे कष्ट आवश्यक हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो एक प्रकार से किसी ना किसी की मदद करने के लिए भी बना हुआ है और हमारे को आगे बढ़ने के लिए और अपने को ईश्वर से जोड़े रखने के लिए हमें आवश्यक है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहें। तो किसी ज़रूरतमंद की अगर आप मदद करेंगे तो आपको भी खुशी होगी। एक छोटी सी बात थी आप तक कही, अगर आपको पसंद आई है तो धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हमने जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ा, इसका जो बेसिकली बड़ा चैप्टर था, इसलिए इस चैप्टर में हमने पढ़ा मानव हृदय के काट के बारे में, हमने आलिंद निलय के बारे में पढ़ा। नीचे निलय होते हैं, ऊपर आलिंद होते हैं।
धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ा। जो धमनियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, शिराएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए शिराएं जो है वो नीले कलर की होती हैं, धमनियां लाल कलर की होती हैं। शरीर में जो रक्त है वो धमनियों के द्वारा जाता है, शिराओं के द्वारा वापस आता है। तो ये पूरे प्रक्रम को हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई हो या कोई डाउट हो, आप एक बार फिर से मुझे कहिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसके और दूसरे चैप्टर लाकर और इसे अच्छे से बताऊं, पर ये प्रक्रम लगातार जारी रहेगा। एनसीईआरटी के तारतम्य है दोस्तों ये, इस तारतम्य में लगातार यही इसी तरीके से एनसीईआरटी की क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आप हमारे साथ लेसन दर लेसन बने रहते हैं तो ये अगले चैप्टरों में भी हमारे पास इसी तरीके के पाठों से जुड़े हुए प्रक्रम आते रहेंगे और हम इसकी विस्तृत जानकारियां आपको लाके देते रहेंगे। तो दोस्तों जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।